ऑडियंस, होपफुली आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। कल हमने ट्यूमर को डिटेल से डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ ट्यूमर। आज हम ट्यूमर की ही एक टाइप इसोफेजल कार्सिनोमा को डिस्कस करेंगे कि बेसिकली इसोफेजल कार्सिनोमा क्या होता है। इसोफेजल कार्सिनोमा यानी कि अगर आसान अल्फाज में एक बताऊं तो खुराक की नाली का कैंसर। कैंसर सिर्फ एक बीमारी नहीं, एक जर्नी है, एक सफ़र है। ये पेशेंट के लिए भी और पेशेंट की फैमिली के लिए भी, जो पेशेंट के साथ खड़े रहते हैं। आज की वीडियो मेरे लिए भी और आप सब लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे लिए इसलिए बिकॉज माई मदर हैज़ आल्सो डायग्नोस्ड इसोफेजल कार्सिनोमा। सो मैं चाहती हूँ कि आप सबको भी अवेयरनेस हो, आप सबको भी पता हो कि इससे हम सब कैसे बच सकते हैं। जब डॉक्टर ये कह दे सर्जरी पॉसिबल नहीं है, कीमो ही ऑप्शन है, हर सवाल दिल में उठता है कि यार कैंसर क्यों होता है, ये क्यों हो गया, आगे क्या कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगी कि हर एक पॉइंट स्टेप बाय स्टेप आपको समझा सकूं, क्योंकि मेरे कुछ जूनियर्स की रिक्वेस्ट भी है कि इसोफेजल कार्सिनोमा को डिटेल से हम डिस्कस करें। सो सबसे पहले तो व्हाट इज़ इसोफेगस, खुराक की नाली। इसोफेगस यानी कि खुराक की नाली एक मस्कुलर ट्यूब जो माउथ और थ्रोट को स्टमक से कनेक्ट करती है। फिर हमें पता होना चाहिए कि इस नाली का क्या फंक्शन है। ये नाली क्या करती है? जो हम खाना खाते हैं, फूड और लिक्विड को सेफली स्टमक तक ले जाती है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर पे बात करें तो वॉल में 4 लेयर होती हैं, ठीक है। उन लेयर्स को वैसे तो डिस्कस करना ज़रूरी नहीं है। म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, ठीक है। म्यूकोसा में लाइनिंग्स जो होती हैं विद स्क्विमस सेल होते हैं, ठीक है। और सब म्यूकोसा में ब्लड वेसल्स और नर्व्स होती हैं, और मस्कुलर्स में ऑब्वियसली मसल्स होंगे जो आपकी स्वेलिंग में मदद करेंगे। एडवेंशिया आउटर कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं उसमें, ठीक है। स्टूडेंट्स के लिए एक टिप, स्क्विमस सेल की वजह से अपर और मिड इसोफेगस में एसएससी होता है। व्हाट इज़ एसएससी? स्टूडेंट्स आप बताएंगे। इसोफेजल कार्सिनोमा की तरफ बढ़ते हैं कि व्हाट इज़ इसोफेजल कार्सिनोमा। कैंसर जो खुराक की नाली की लाइनिंग से स्टार्ट होता है। मैकेनिज्म इसका क्या होगा कि सेल्स का डीएनए में डैमेज होना और डीएनए वापस रिपेयर उसको करने में फेल हो जाना और सेल्स का कंट्रोल लूज़ कर जाना, डिवाइड करने लग जाते हैं और ट्यूमर डेवलप कर देते हैं। और फिर क्या होता है? स्क्विमस सेल कार्सिनोमा, एसएससी। एसएससी का मतलब होता है स्क्विमस सेल कार्सिनोमा। मोस्टली अपर और मिडल इसोफेगस में होता है। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कॉमन है। एडिनोकार्सिनोमा लोअर इसोफेगस में होता है, मोस्टली एसिड रिफ्लेक्स की वजह से। अब अगर आम आवाम को समझाने की कोशिश करूं तो एसएससी का मतलब कि यानी जो हमारी लाइनिंग्स की फ्लैट सेल्स होते हैं उनका कैंसर, और एडिनोकार्सिनोमा मतलब ग्लैंडुलर सेल्स का कैंसर, ठीक है। अब इसकी वजूहात के बारे में अगर बात करें कि किस वजह से हो सकता है, तो सबसे पहले आएगा आपका लाइफस्टाइल। अगर आप स्मोकिंग करते हैं, टोबैको वगैरह, वो क्या करते हैं, टोबैको क्या करता है कि आपकी सेल्स के डीएनए को डैमेज करते हैं और कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है, ठीक है। केमिकल इरिटेशन, डीएनए म्यूटेशन, हार्ट ब्यूरेजेस, रिपीटेडली हीट, लाइनिंग डैमेज हो जाएगी। फिर आता है क्रॉनिक अपर जीआई प्रॉब्लम हो गई। अब क्रॉनिक अपर जीआई प्रॉब्लम में क्या क्या आ सकता है? GERD आ सकता है, एसिड रिफ्लेक्स, एसिड नाली में भर जाता है, सेल्स इंजर्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन में कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, ठीक है, कि अगर आप बहुत अरसे से आपको कॉन्स्टिपेशन है, ठीक है, कोई पेप्टिक अल्सर वगैरह है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। थर्ड पे आता है डाइट और न्यूट्रिशन, कि अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है, ठीक है, आप लो फ्रूट्स ले रहे हैं, लो वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑल द टाइम प्रोसेस्ड फूड यूज़ कर रहे हैं, चिकनाई वाली चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, कार्सिनोजेंस, आयरन डेफिशिएंसी है, ठीक है, तो ये सेल्स को रिपेयर नहीं कर पाते। मेल न्यूट्रिशन, ठीक है, तो ओवरऑल डिफेंस कम हो जाता है।
कॉन्स्टिपेशन क्या करता है कि बेसिकली कॉन्स्टिपेशन इनडायरेक्टली कैंसर का रिस्क को इंक्रीज कर देता है। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन क्या करती है कि इनडायरेक्टली कैंसर के रिस्क को बढ़ा देती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं फैमिली हिस्ट्री पे। फैमिली हिस्ट्री, अगर आपके फैमिली में किसी को भी ट्यूमर हुआ हो तो रिस्क है कि आप में भी ट्यूमर हो सकता है। उसके बाद आ जाते हैं एज। एज मैटर करती है। अगर आप अबव 50 हैं तो इम्यूनिटी भी आपकी बहुत ज़्यादा वीक होगी, तो हो सकता है कि आप में ट्यूमर के चांसेस ज़्यादा हों। अब हम देखेंगे कि क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, कौन से लोगों में रिस्क ज़्यादा हो सकता है ट्यूमर का। मेल में, अगर मेल की बात करें तो स्मोकिंग, अल्कोहल, टोबैको वगैरह यूज़ करने वाले। फीमेल में कोई उनका अपर जीआई इशू हो, ऑलरेडी जैसे मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ कि कोई स्टमक इशू हो, जीआईटी डिस्टर्बेंस हो, ठीक है, तो उस वजह से आपको इसोफेजियल कार्सिनोमा का रिस्क आप में हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ रिस्क फैक्टर्स थे। अगर हम बात करें सिम्टम्स की, ठीक है, तो क्या अलामात हो सकती हैं जो हमारे सामने आएंगी पेशेंट में। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट अलामत डिस्फेजिया, फूड स्टक हो जाना थ्रोट में, ठीक है, और फिर चेस्ट डिस्कम्फर्ट, आपको सीने में दर्द हो। उसके अलावा हार्ट बर्न, आपको बर्निंग हो, ठीक है, आप जो भी कोई चीज़ खा रहे हों आप ठीक से चबा ना सकें, आपका खाना आपके गले में अटकना शुरू हो जाए, उसके साथ आपको एसिडिटी, गैस वगैरह हो, ठीक है, बर्निंग बहुत ज़्यादा हो, यानी कि जलन बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, फटीग एकदम पेशेंट के सामने आना शुरू हो जाए, एडवांस लिक्विड भी मुश्किल से आप जो है ना उसको अपने स्टमक तक लेके जा सकें, एकदम रैपिडली वेट लॉस होना शुरू हो जाए, वेट गिरना शुरू हो जाए, उसके साथ फिर पेनफुल भी स्वेलिंग स्टार्ट हो जाए कि पहले तो सिर्फ फूड स्टक हो रहा था, फिर फूड स्टक होने के साथ साथ पेन भी स्टार्ट हो गया, ओडिनोफेजिया। तो ये सिम्टम्स हैं। इसके साथ साथ आपकी आवाज़ भी चेंज हो सकती है, आवाज़ भी इफ़ेक्ट हो सकती है, और वॉमिट आपको आ सकती है, और वॉमिट में ब्लड भी आ सकता है, ठीक है, वीकनेस, जनरल मैलाइज बहुत ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। अब अगर हम डिस्फेजिया को थोड़ा सा मैं मज़ीद एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि मतलब खाना इजी ना जाए, एडिनोफेजिया यानी कि मतलब खाना खाते वक्त दर्द का होना, और हॉर्सनेस यानी कि मतलब आवाज़ में चेंज आना, आवाज़ का ख़राब हो जाना, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि आपको इसोफेजियल कार्सिनोमा है। अलामात तो हो गई, डायग्नोस कैसे करेंगे? डायग्नोसिस, एंडोस्कोपी, बायोप्सी, सीटी स्कैन, और ट्यूमर का साइज़ और लिम्फ नोड्स वगैरह देखने के लिए सीटी स्कैन, पैट स्कैन, मेटास्टेसिस डिटेक्ट करने के लिए, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड वगैरह, ट्यूमर की डेप्थ को जानने के लिए। ये टेस्ट पेशेंट को डिस्कम्फर्ट दे सकते हैं, लेकिन डायग्नोसिस के लिए ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, पेशेंट की ना सुने। अब हम ट्यूमर की अगर स्टेजिंग की बात करें तो स्टेज 1 जो ट्यूमर सिर्फ लाइनिंग और सब म्यूकोजा को इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। स्टेज 2 जिसमें मस्कुलर लेयर होगी, लिम्फ नोड्स इंक्लूड होंगे, ठीक है। स्टेज 3 जिसमें मल्टीपल रीजनल लिम्फ नोड्स इंक्लूड होंगे, और स्टेज 4 जिसमें डिस्टेंट ऑर्गन्स, लिवर, लंग्स, बोन्स इंक्लूड हो सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे एक बात कि हायर जो स्टेज होती है, ठीक है, उसमें ट्रीटमेंट कम्प्लेक्स हो सकता है, सर्जरी पॉसिबल नहीं होती। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो अर्ली जो स्टेज होती है उसमें तो सर्जरी ऑप्शन होता है, ट्यूमर रिमूव करें, अगर रिकवरी नीडेड के लिए सर्जरी करें और ट्यूमर को आप रिमूव कर दें। इन्वेसिव कीमोथेरेपी ट्यूमर को श्रिंक करने के लिए, ठीक है, तो स्वेलिंग वगैरह आपकी इम्प्रूव हो सकती है लाइफ प्रोलॉन्गेशन की तरफ। इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं स्फीयर नोसिया, दिल ख़राब होना, वॉमिट, पेशेंट कुछ खा नहीं पाएगा, पेशेंट के हेयर लॉस हो सकते हैं, थकावट हो सकती है, स्फीयर थकावट होगी, पेशेंट की मेंटल हेल्थ पे इफ़ेक्ट हो सकता है, ठीक है। कीमोथेरेपी से, रेडियोथेरेपी से आपका पेन और स्वेलिंग थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, ठीक है, often combined with chemo palliative केयर।
पैलेटिव केयर, पैलेटिव ट्रीटमेंट होता है कि स्टेंट्स वगैरह डाल सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ओपन कर सकते हैं ताकि फूड गुजर सके, ब्लॉक्ड इसोफेगस को ओपन करने के लिए पेन को मैनेज किया जा सकता है, ठीक है, ताकि लाइफस्टाइल थोड़ा सा बेटर हो सके पेशेंट का। और उसके अलावा कुछ सॉफ्ट डाइट आप पेशेंट को दे सकते हैं, सप्लीमेंट्स वगैरह दे सकते हैं। इमोशनल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर द क्वालिटी ऑफ लाइफ। सो अगर तो आप डायग्नोस अर्ली कर लेते हैं तो फिर ये आपके लिए बेटर होगा कि आप पेशेंट की लाइफ को बेटर बना सकते हैं, ठीक है। सर्जरी के बाद सर्वाइवल रेट क्या होगा इसोफेजियल कार्सिनोमा में? सर्जरी के बाद 5 साल सर्वाइवल रेट 40 to 60% मोस्टली बताया जाता है एडवांस, ठीक है। और कीमो और रेडिएशंस के बाद 1 से 3 साल तक यानी कि पॉसिबिलिटी है, बाकी तो अल्लाह ताला के हाथ में होता है सब कुछ, ठीक है। ये मेडिकल बताता है कि ये चीज़ पॉसिबल इतने से इतने साल तक हो सकता है आफ्टर ट्रीटमेंट, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात तो विदाउट ट्रीटमेंट भी पेशेंट को ज़िंदा भी रख सकते हैं, अच्छा लाइफस्टाइल भी दे सकते हैं, लेकिन हम अभी मेडिकल ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं। उसके बाद आते हैं प्रिवेंशन की तरफ, ठीक है। मेल हजरात अगर स्मोकिंग कर रहे हैं तो उसको रोक लें, अल्कोहल को अवॉइड करें, ठीक है। अगर कुछ गर्म चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है तो छोड़ दें, वेजिटेबल्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें। अगर कोई अपर जीआई इशू है, स्टमक डिस्टर्बेंस है, जीआईटी इशू है, कॉन्स्टिपेशन है, स्टमक का जो भी मसला है, गो फॉर द एंडोस्कोपी, फ़ौरन से पहले जाके टेस्ट कराएं अपने, ठीक है। और उसके अलावा मेंटेन करें अपने हेल्दी वेट को, मैनेज करें, कोई क्रॉनिक इलनेस जो भी है फ़ौरन जाके एंडोस्कोपी करा के उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाएं। हो सकता है ट्यूमर ना भी हो, ठीक है, बट वो डिपेंड करता है आपकी एंडोस्कोपी पे। कैंसर का जो सफ़र है मुश्किल है, हर दिन आपको थका देता है, लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है कि आप ख़ुद को और अपनी फैमिली को कैसे इससे बचा सकते हैं। आप अकेले नहीं हैं, ठीक है, हम सब आपके साथ हैं, बस अवेयरनेस ज़रूरी है। थैंक यू।